नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं खास बुलेटिन का प्रोग्राम खबर पर नजर। मैं हूं लालचंद्र सिंह। अगले आधे घंटे में देखेंगे दिन भर की कुछ ऐसी बड़ी खबरें जिन पर चर्चा जरूरी है और जुड़ेंगे इस चर्चा के लिए अपने उन संवाददाताओं से जिन्होंने रखी है इन खबरों पर पैनी नजर। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं। अब से कुछ देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से गुजरात के लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर स्थल पर निर्माण कार्य की समीक्षा की। पीएम ने इस अवसर पर आयोजित समारोह को संबोधित भी किया। लोथल हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख शहरों में से एक था। ये परिसर करीब 3,500 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया जा रहा है। इसका निर्माण इस साल मार्च में शुरू हुआ था। लोथल हड़प्पा संस्कृति का एक प्रमुख शहर है और यह मानव निर्मित प्राचीनतम पोतगाह की खोज के लिए जाना जाता है। लोथल में यह परिसर देश की ऐतिहासिक विरासत और धरोहर के प्रति यथोचित सम्मान है। यह अपनी तरह की अनूठी परियोजना है जिसमें न केवल भारत की समृद्धि और विविध समुद्री विरासत प्रदर्शित की जा रही है, बल्कि लोथल को विश्व स्तर का अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन केंद्र बनाने में भी इससे मदद मिलेगी। और लोथल में जो NMHC परियोजना की समीक्षा समारोह है उसमें प्रधानमंत्री ने जो संबोधन किया उसकी कुछ खास बातें हम आपको बता रहे हैं। पीएम ने परियोजना के कार्यों की प्रगति पर संतोष जताया। प्रधानमंत्री ने इस परियोजना की प्रगति पर संतोष जताया है। हमारी समुद्री विरासत हमारे पूर्वजों द्वारा सौंपी गई महान धरोहर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बात खास तौर पर कही है। हमारे रिश्ते दुनिया की हर सभ्यता के साथ रहे हैं। प्रधानमंत्री ने ये बात कही है कि पुरानी सभ्यताएं सबसे रिश्ते रहे हैं। इसके पीछे भारत की सामुद्रिक शक्ति की बड़ी भूमिका थी, यानी जो सामुद्रिक शक्ति है, समुद्री मार्ग है, उसका बहुत बड़ा हाथ। गुलामी के कालखंड में हम अपने इस शक्ति के प्रति उदासीन होते चले गए थे। प्रधानमंत्री ने यह बात कही। साथ ही धौलावीरा और लोथल जैसे महान धरोहरों को हम भूलते चले गए। हजारों वर्ष पहले कच्छ में समुद्री जहाज़ों के निर्माण का उद्योग था। प्रधानमंत्री ने ये बात कही है। विरासत के प्रति इस उदासीनता ने देश का बहुत नुकसान किया है और इस स्थिति को बदलनी जरूरी है। लोथल भारत की सामुद्रिक ताकत और समृद्धि का प्रतीक था। ये प्रधानमंत्री के संबोधन की कुछ बड़ी बातें। उस दौर के अर्बन प्लानिंग का उत्तम उदाहरण था लोथल। लोथल के बंदरगाह पर उस समय 84 देशों के ध्वज फहराया करते थे। ये कुछ बड़ी बातें जो प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कही हैं। लोथल से हमारे संवाददाता भार्गव त्रिवेदी जुड़ चुके हैं इस पर और ज़्यादा जानकारी देने के लिए। सबसे पहले भार्गव जी, यही जानना चाहेंगे कि ये प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में बड़ी बातें कही हैं और ये जो परिसर स्थल का निर्माण कार्य है उसके निर्माण की प्रगति पर संतोष जताया है। जरा इस परिसर के निर्माण के बारे में हमें बताएं और ये बताएं कि कब तक ये पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। जी लालचंद, खास महत्व की बात जो आज प्रधानमंत्री ने बताई है कि जो प्रधानमंत्री का जो उनके मुख्यमंत्री के कार्यकाल था उसमें ये जो गुजरात की जो धरोहर है, जैसे धौलावीरा है या लोथल है या कच्छ की जो विरासत है, जो पुरानी बची हुई है, अपने पूर्वजों के साथ जुड़ी हुई है, उनको जागरूक करने का काम ये उन्होंने सीएम के टाइम के मुख्यमंत्री के टाइम पे जो किया है। और आज प्रधानमंत्री ने उनका ड्रोन सर्वेक्षण के माध्यम से उनका दौरा किया, उनकी समीक्षा की और पूरा संतोष व्यक्त किया है। उसके बारे में उन्होंने बताया कि आने वाले दिनों में गुजरात का जो डेवलपमेंट के गुजरात की जो विकास यात्रा है वो डबल गति से आगे बढ़ेगी। ये लोथल जो प्रदेश है पूरा स्लैक एरिया है, बाल प्रदेश है। उस बाल प्रदेश में आने वाले दिनों में जो टूरिस्टों का जो मुहावला बनेगा, टूरिस्टों का आना जाना बनेगा, वो भी बढ़ेगा। और पास में ही जो धौलेरा है, धौलेरा सिटी है, उनको भी आगे आने में उनको ये बढ़ोतरी मिलेगी। और साथ में ये आगामी वर्षों में, आगामी 1 साल में ये पूरा म्यूजियम तैयार होके लोगों के समक्ष, देश के समक्ष रखा जाएगा। जी बिल्कुल। और जब 1 साल में तैयार हो जाएगा तो देश और दुनिया से वहां पर पर्यटक पहुंचेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए हमें।
और हम बढ़ते हैं दूसरी बड़ी खबर की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंटरपोल की 90वीं महासभा के उद्घाटन सत्र में शामिल हुए और इंटरपोल की 90वीं महासभा आज से लेकर 21 अक्टूबर तक चल रही है। इस बैठक में इंटरपोल के 195 सदस्य देशों के प्रतिनिधिमंडल भाग ले रहे हैं, जिनमें मंत्री, विभिन्न देशों के पुलिस प्रमुख, राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरो के प्रमुख और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी शामिल हो रहे हैं। ये महासभा इंटरपोल की सर्वोच्च शासी निकाय है और अपने कामकाज से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए वर्ष में एक बार बैठक करती है। और इंटरपोल की 90वीं महासभा के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आतंकवाद, भ्रष्टाचार जैसे वैश्विक खतरों से निपटने के लिए पूरी दुनिया को एक साथ आना होगा। There are many harmful globalized threats that the world faces. Terrorism, corruption, drug trafficking, poaching, and organized crime. The pace of change of these dangers is faster than earlier. When threats are global, the response cannot be just local. It is time, and it is high time, that the world comes together to defeat these threats. और प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जलवायु लक्ष्यों से लेकर कोविड वैक्सीन बनाने तक भारत ने संकट के समय नेतृत्व करने का काम किया है। साथ ही उन्होंने स्थानीय कल्याण के लिए वैश्विक सहयोग का आह्वान किया। From climate targets to COVID vaccines, India has shown willingness to take the lead in any kind of crisis. And now, at a time when nations and societies are becoming inward-looking, India calls for more, not less, international cooperation. Global cooperation for local welfare is our call. और प्रधानमंत्री मोदी ने टेरर फंडिंग के स्रोतों के खिलाफ वैश्विक समुदाय से और भी तेजी से काम करने का आह्वान किया। Corruption and financial crimes have harmed the welfare of the citizens of many countries. The corrupt find a way to park the process of crime in different parts of the world. This money belongs to the citizens of the country from which they have been taken. It is such money that is pushed into evil activities. This is one of the major sources of terror funding. There is a need for the global community to work even faster to eliminate safe havens. और प्रधानमंत्री ने कहा कि सुरक्षित विश्व हमारी साझा उत्तरदायित्व है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर सही ताकतें आपस में सहयोग करें तो अपराध करने वाले अपनी गतिविधियों को अंजाम नहीं दे सकते। Police and law enforcement agencies need to devise procedures and protocols to increase cooperation. Interpol can help by speeding up of red corner notices for fugitive offenders. A safe and secure world is our shared responsibility. When the forces of good cooperate, the forces of crime cannot operate. Let communication, collaboration and cooperation defeat crime, corruption and terrorism. I hope the 19th International General Assembly proves to be an effective and successful platform for this. और प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय सैन्य बलों की तारीफ करते हुए कहा कि संयुक्त राष्ट्र शांति अभियान में बहादुर लोगों को भेजने में शीर्ष योगदानकर्ताओं में से यह एक है। There is a unique global outlook in India's soul. This is why India is one of the top contributors in sending brave men and women the United Nations peacekeeping operations.
Even before our own independence, we made sacrifices to make the world a better place. साथ ही प्रधानमंत्री ने भारतीय पुलिस बल की काम की भी तारीफ की और कहा कि विविधता और लोकतंत्र को कायम रखने में भारत दुनिया के लिए एक केस स्टडी है। Our police forces work with respecting the diversity and rights of the people promised by the Constitution. They not only protect the people, but also serve our democracy. Take the scale of India's free, fair and massive elections. Election involve arrangements for around 900 million electorals. This is close to the population of North and South American continents taken together. About 2.3 million police personnel are deployed to help with the elections. In upholding diversity and democracy, India is a case study for the world. और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में इंटरपोल की 90वीं महासभा के उद्घाटन सत्र के दौरान स्मारक डाक टिकट और स्मारक सिक्का भी जारी किया। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंटरपोल की 90वीं महासभा के दौरान प्रगति मैदान में लगी राष्ट्रीय पुलिस विरासत प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस प्रदर्शनी में पुलिस के इतिहास और विरासत को व्यापक तरीके से दर्शाने का प्रयास किया गया है। इस सभी बातों पर जानकारी देने के लिए विकास सारथी हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं हमारे साथ। विकास, ये इंटरपोल की जो वार्षिक महासभा है भारत में, इस बार इसका आयोजन हो रहा है। प्रधानमंत्री ने संबोधन दिया है, खास तौर पर उन्होंने जो जोर दिया है वो लगता है कि जो भारत की चिंताएं हैं, आतंकवाद, टेरर फंडिंग को लेकर के, भ्रष्टाचार, जो यहाँ से भ्रष्टाचार करके कहीं दूसरे जगह सेटल हो जाते हैं, उनके बारे में और ड्रग्स माफिया वगैरह के बारे में प्रधानमंत्री का खासा जोर रहा। विकास जी लालचंद, बिल्कुल 25 साल बाद दोबारा ये इंटरपोल की जनरल असेंबली मीट भारत में हो रही है और इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होम मिनिस्टर की है। गृह मंत्री ने जब इससे पहले 2019 में इंटरपोल के महासचिव भारत आए थे, उस वक्त उन्होंने प्रस्ताव रखा था कि ये भारत में होना चाहिए 2022 में, और ख़ासतौर से जब हम आज़ादी का अमृतकाल मना रहे हैं उस वक्त एक ऐसे आयोजन के लिए भारत ने बहुत प्रयास किए थे और उसके बाद ये यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया इस पूरे इवेंट को। जहाँ तक एजेंडा की बात की जाए तो बिल्कुल प्रधानमंत्री ने जो बातें रखी वो मुख्य तौर पर आतंकवाद से जुड़ी हुई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, इलीगल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, ब्लैक मनी और इन सभी मुद्दों को प्रधानमंत्री ने यहाँ पर उठाया। इसमें खास बात यह है कि लगभग सभी विकासशील देशों के सामने यही सारी समस्याएं हैं और इसीलिए प्राइम मिनिस्टर ने ये बात कही, पीएम ने ये बात कही कि इसमें हमको ज़्यादा कोऑपरेशन की ज़रूरत है ताकि इस तरह की जो शक्तियाँ हैं वो ऑपरेट ना कर सकें। तो ये चिंताएँ चाहे वो आतंकवाद की हो, चाहे वो इलीगल फाइनेंशियल लेन देन की हो, ये सारी समस्याएं लगभग पूरे दुनिया में कई देश इसको देख रहे हैं। और लेकिन इस मामले में सबसे ज़रूरी ये है कि जो कोऑपरेशन है उसको बढ़ाया जाए। हालांकि जैसा हम जानते हैं कि इंटरपोल में जो भी एजेंसीज हैं, जैसे कि भारत में सीबीआई इसकी नोडल एजेंसी है, इंटरपोल में रियल टाइम इंफॉर्मेशन शेयरिंग का एक पूरी प्रणाली है जिसमें भारत भी सूचनाएं देता है और सूचनाएं प्राप्त करता है। लेकिन एक्शन, कुछ देश ऐसे हैं जो इन सूचनाओं पर एक्शन नहीं लेते हैं। इसीलिए एक बार फिर प्रधानमंत्री ने इस बात को दोहराया कि हमको इस क्षेत्र में ज्यादा कोऑपरेशन की जरूरत है ताकि इन चैलेंजेस से निपटा जा सके। 4 दिन ये पूरा जो एक एनुअल मीट है, सालाना जो होता है, वो चलेगा और इसमें कई मुद्दे उठाए जाने हैं, जिनमें सबसे पहली बात हम करें तो वो इसी तरह के क्राइम्स को लेकर के है, साइबर क्राइम्स को लेकर के, फाइनेंशियल इलीगल ट्रांजैक्शंस जो हैं उनको लेकर के चर्चा होनी है। इसके अलावा एक ह्यूमन ट्रैफिकिंग का भी के ऊपर भी एक सत्र रखा गया है और इसमें जो इंटरपोल है इसके पास एक पूरा डेटाबेस है मिसिंग लोगों का। ये आपस में इसको लेकर के भी जो भी सूचनाएं होती हैं देशों के पास, उनकी साझेदारी पर भी जोर दिया जाएगा कि मिसिंग पर्सन जो हैं इनको लेकर के इस डेटाबेस को आपस में जो अलग अलग देश हैं वो साझा करें और इस पर कार्रवाई करें। बिल्कुल, इंटरपोल की स्थापना हुए कई दशक बीत चुके हैं। विकास, भारत ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो चिंताएं उठाई हैं वो तो हैं ही,
साथ ही भारत की चिंताओं के साथ साथ और भी कई देशों की चिंताएं हैं इन सब मसलों पर। तो इसको लेकर के क्या ये जो बैठक, महासभा की बैठक भारत में आयोजित हो रही है, इसको हम कुछ उम्मीद कर सकते हैं कि इस बैठक से कुछ अमृत निकलेगा इस मंथन के बाद? बिल्कुल लालचंद जी, आपने सही कहा। अब 100वें साल में प्रवेश कर गया इंटरपोल। अगले साल इंटरपोल को पूरे 100 साल हो जाएंगे और इसीलिए प्रधानमंत्री जब बात कह रहे थे कि आज़ादी से पहले भी भारत की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है इस तरह के अपराधों को रोकने में, और अलग अलग मंचों पर भारत ने अपनी भूमिका निभाई है, न केवल आज़ादी के बाद से बल्कि उससे पहले भी। जहाँ तक ये बात की जाए कि इंटरपोल अपने कामकाज में बदलाव को लेकर के क्या कुछ करेगा, इसके लिए थोड़ा इंतजार हमको करना पड़ेगा, क्योंकि जैसा कि प्रक्रिया होती है, जब ये बैठक पूरी हो जाएगी तो एक प्रस्ताव पारित करेंगे सभी देश मिलकर के, रेजोल्यूशन एक पास होगा जिसमें कुछ नई बातें जोड़ी जा सकती हैं, खासतौर से इस बात को लेकर कि क्या कुछ जो देश इंटरपोल से जो भी जानकारी मिलती है या जो भी जानकारी मांगी जाती है उस पर वो उपयुक्त कार्रवाई करते हैं या नहीं करते हैं, तो उसको लेकर के क्या एक नया मैकेनिज्म बनाया जा सकता है। बिल्कुल, और जब ये पारित होगा तो हम बिल्कुल आपसे फिर अपडेट लेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और इस खबर पर अपडेट देने के लिए। तो अभी वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तब बात करेंगे आज की कुछ और बड़ी खबरों की। यहाँ खबरें तोड़ी मरोड़ी नहीं जाती। बहुत सारे निजी चैनल और निजी चैनलों के बोलबाला में हम समझ रहे हैं कि आकाशवाणी और दूरदर्शन, इसकी रिलेवेंसी क्या है। अलग है हम, ये रफ्तार नई है, ये रफ्तार सही है, ये जज्बा नया है, खुद ब खुद बयां है। आयशर प्राइमर G3, जज्बा नया, जीत नई। स्वागत है ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका। डीडी न्यूज़ पर आप देख रहे हैं खास बुलेटिन खबर पर नजर, और रुख करते हैं एक और बड़ी खबर का। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर उम्मीदवारों के चयन के मसले पर बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक इस वक्त हो रही है। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी इसमें मौजूद हैं, और साथ ही इस पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में 12 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर उम्मीदवारों के नाम पर अंतिम मुहर लगने की संभावना है। ये बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी पहुंचने की संभावना है। बताया जा रहा है कि केंद्रीय चुनाव समिति की इस अहम बैठक के बाद बीजेपी देर रात या फिर बुधवार को हिमाचल प्रदेश के लिए पार्टी के उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर सकती है। हमारे संवाददाता विक्रमजीत सिंह फोन लाइन पर मौजूद हैं, जो बीजेपी हेडक्वार्टर पर ही मौजूद हैं और इस बैठक पर नजर रखे हुए हैं। विक्रम, हमने देखा कि तमाम बड़े नेता जेपी नड्डा पहुंच चुके हैं, तमाम और भी जो संबंधित महत्वपूर्ण लोग हैं वो पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री के भी पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। विक्रम, कुछ जानकारी इस बारे में, कब तक प्रधानमंत्री के पहुंचने की संभावना है? देखिए, सभी इसका इंतजार करें कि प्रधानमंत्री पहुंचे। बैठक प्रधानमंत्री के पहुंचने के बाद जो है बैठक औपचारिक रूप से शुरू होगी। हिमाचल प्रदेश में चुनाव जो है 12 नवंबर को है। कल जो है, बीते कल में जो है हिमाचल प्रदेश का जो प्रदेश का कोर ग्रुप है वो बैठा था तमाम टिकटों के आवंटन को लेकर, कौन से क्षेत्र से कौन सा उम्मीदवार हो सकता है उसको लेकर चर्चा की है। एक एक सीट का जो है मंथन हुआ है। फिर देर शाम को जो है जेपी नड्डा के घर पर बैठक होगी, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे। तमाम चिंताएं, क्योंकि एक केंद्रीय चुनाव समिति एक बड़ी बैठक है जिसमें तमाम केंद्रीय चुनाव समिति के अधिकारी पदाधिकारी रहते हैं, और इसके अलावा जो है प्रदेश के जो है कोर कमेटी के लोग रहते हैं। इसके अलावा जो प्रभारी हैं, प्रदेश चुनाव प्रभारी और प्रदेश प्रभारी दोनों रहते हैं। तो ऐसे में एक बड़ी बैठक हो जाती है। उससे पहले एक छोटी बैठक करके एक होमवर्क कर लिया गया था, ताकि जो है समय जो है केंद्रीय चुनाव समिति का कम से कम समय लिया जा सके, और टिकटों का जो आवंटन है बहुत स्मूथ तरीके से हुए। तमाम चर्चाएं हुई हैं, तमाम कोर ग्रुप में बैठक में चर्चाएं हुई है। उसके बाद जो है जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि बीजेपी जो है सब सीटों के अनाउंस जो है वो नहीं करेगी।
हो सकता अच्छा। है कि बीजेपी कुछ टुकड़ों में जो है सीटों को अनाउंस करे। उसकी वजह ये मानी जा रही है कि बीजेपी चाहती है कि कांग्रेस, क्योंकि वहां मुख्य विपक्षी दल हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी की इसी चुनाव में भ्रमण देखने को मिली है। इससे पहले आम आदमी पार्टी कि वहां पर कोई ऐसी कोई कहें कि एंट्री या कोई ऐसी पहचान आम आदमी पार्टी को हिमाचल प्रदेश में नहीं मिली है। तो ऐसे में कांग्रेस जो है मुख्य विपक्षी दल है, जिससे कि भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला न है, तो कहीं ना कहीं पर कांग्रेस के मिला, क्योंकि बीते दिनों में कांग्रेस की तरफ से भी लगातार उम्मीदवारों को लेकर जो है बयानबाजी की जाती रही है। तो ऐसे में बीजेपी भी कांग्रेस के उम्मीदवारों को देखना चाहती है, जहां पर बीजेपी को लगता है कि गढ़ की सीटें हैं, बीजेपी के दम की सीटें हैं जो बीजेपी निकाल सकती है। संभावना ये जताई जा रही है और जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि वो सीटें बीजेपी पहले अनाउंस करते, और जो बाद की सीटें हैं उसमें कांग्रेस के कैंडिडेट कौन से हो सकते हैं, किनसे मुकाबला हो सकता है, उनका जो है बीजेपी वो उन उम्मीदवारों को देखकर आप रखिए इस बैठक पर नजर, आगे भी हम आपसे इस बैठक के बारे में जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। और अब बात कर लेते हैं कैबिनेट के बड़े फैसले की। किसानों के हित में एक और महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज रबी सीजन 2022-23 के लिए 6 प्रमुख फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी में बढ़ोतरी की घोषणा कर दी। पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज हुए कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया। गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 110 रुपए प्रति क्विंटल वृद्धि करने का फैसला किया गया है। जौ में 100 रुपए की बढ़ोतरी की गई है, चना में 105 रुपए की वृद्धि की गई है, तो मसूर में 500 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। सरसों में 400 रुपए बढ़ाया गया है, जबकि कुसुम में 209 रुपए की वृद्धि की गई है। गेहूं में 110 रुपये वृद्धि की गई है, 215 रुपये से बढ़ाकर इसको 2125 रुपये किया गया है। जौ को 100 रुपया बढ़ोतरी की गई, जो 1635 से बढ़ के 1735 किया गया है। चना में 105 रुपये की वृद्धि हुई, जो 5230 से बढ़कर 5335 रुपये अब किया गया है। मसूर में 500 रुपये की वृद्धि की गई है, जो 5500 से बढ़ाकर 6000 रुपया किया गया है। रेपसीड जो सरसों 400 रुपये की वृद्धि की गई है, 5050 से बढ़ाकर 5450 रुपया कर दिया गया। और कुसुम में 209 रुपये की वृद्धि की गई है, जो 5441 से बढ़ाकर 5650 रुपया किया गया है। हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र जुड़ रहे हैं इस खबर पर। शैलेंद्र, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई और रबी की सीजन के लिए फसलों के लिए जो एमएसपी का ये ऐलान किया गया, खासतौर पर दलहन और तिलहन के लिए, ये अपने आप में किसानों के लिए बहुत बड़ा समर्थन, बहुत बड़ा सहारा बनेगा। तीन अहम बातें हैं जो यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा। पहली बात तो यह है सरकार 3 सूत्रीय एक तरह से देखें तो समर्थन देने का काम कर रही है किसानों को। पहला है कि एमएसपी को साल दर साल बढ़ाया जाए। दूसरा, एमएसपी पर सरकारी खरीद की वो ज्यादा की जाए, किसानों के हाथों में ज्यादा पैसा हो, और जो कल्याण कार्यक्रम है उसके लिए हम जानते हैं कि पीडीएस के जरिए जो अनाज वितरण किया जाता है उसके दर पर, उसके लिए अनाज की उपलब्धता हो, और साथ ही साथ किसानों को यूरिया का अधिक कीमत न चुकानी पड़े, उसके लिए हम जानते हैं सब्सिडी दी जाती है। और अंतर्राष्ट्रीय कीमत इतनी बढ़ने के बावजूद भी अभी 3-4 वर्षों से उसी दाम पर यूरिया, तो उस कड़ी में देखें तो आज का जो फैसला है वो इसलिए महत्वपूर्ण है कि रबी में जो 6 मुख्य फसलें होती है, गेहूं सबसे प्रमुख फसल है, 110 रुपये की बढ़ोतरी प्रति क्विंटल की गई है। तो आप समझ सकते हैं कि ये बड़ी बढ़ोतरी है, जिससे हम ये कह सकते हैं कि इसमें ज्यादा सरकारी खरीद होगी, किसानों के हाथों में सीधा पैसा जाएगा। दूसरी बात यह है कि दलहनी और तिलहनी फसलों पर बहुत जोर है। अब पिछले वर्षों से ये ट्रेंड देख रहे हैं कि उनके एमएसपी में बहुत बढ़ोतरी की जाती है, जिससे किसान दलहनी और तिलहनी फसलों को बोए। रिकॉर्ड अभी तक का रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुआ है मसूर पर 500 रुपये, यानी सरकार चाहती है कि दलहन और तिलहन की ज्यादा किसान बुआई करें, और उसी के तहत ये बढ़ोतरी की गई है। शुक्रिया शैलेंद्र, समय की कमी है। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पर जानकारी जोड़ने के लिए। और इसी के साथ आज के खबर पर नजर में इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।